जनता के हित में किए जा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात सीधी बात की, क्योंकि सीधी बात में आज का मुद्दा इसी जनता से जुड़ा हुआ है, इसी जनता जनार्दन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोडीन कफ सिरप मामले की वजह से कई मौत के आंकड़े सामने आए और कैसे ये मामला नशे से शुरू होकर तस्करी तक जा पहुंचा और माफिया राज उसमें निकलकर बात सामने आई, वो सब हमने देखा। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा ये कहती है कि समाजवादी पार्टी के राज में माफियाओं को संरक्षण दिया गया, नतीजन ये पूरा माफिया राज, ये पूरा सिंडिकेट रैकेट, नशे का तस्करी कारोबार हमारे सामने है। तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बड़े कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसमें बड़े नामों को छुपाने की यहां पर कोशिश है। अब कई सुलगते सवाल, वो सवाल एक एक कर आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के मिले हुए लोगों ने कब सिर्फ बेचकर गरीब के बच्चों को मारने का काम किया और साथ ही साथ वो खुद अरबपति खरबपति हो गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका संरक्षण कर रही है। तो इसीलिए आज ये कप सिर्फ लेकर आए, जादुई कप सिर्फ, जो लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को मारने का काम कर रही है। कोडीन कप सिरप के मामले में सरकार बहुत गंभीरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आज मुझे एक फोटो प्राप्त हुई है जिसमें ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी और इसलिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जो आरोप लगाने का काम कर रही है, उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और अब तो सारी सीमाएं टूट गई। जहर बेच रहे हैं, दवाई के नाम पर जहर, मेडिसिन के नाम पर जहर, बड़े बड़े लोग शामिल हैं, धन्ना सेठ शामिल हैं। इनके घर कब बिल्डोजर जाएगा? इनके घर कब बिल्डोजर जाएगा? मासूम पूछ रहे हैं, मासूम तड़प रहे हैं, मासूम तड़प रहे हैं। अभिभावक को ये नहीं पता, जिसका पेशेंट एडमिट है उसे ये नहीं मालूम कि इनमें क्या है, ये पिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। 60 कंपनियां खोली गई, 60 कंपनियां खोली गई और उसमें करोड़ों रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है और जहर बेचा जा रहा है। जहर का धंधा बंद करें सर।
तो नशे के इस पूरे 2000 करोड़ के सिंडिकेट रैकेट का खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और अब इसको लेकर राजनीति भी गर्म हो रही है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन क्या वाकई में इन माफियाओं को किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था तो किसका प्राप्त था, ये जांच का विषय है। और ऐसे में कई सुलगते सवाल जो आज सीधी बात में हम उठाएंगे, एक एक कर वो सुलगते सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या कोडीन कफ सिरप रैकेट में राजनीतिक संरक्षण रहा? क्योंकि पक्ष विपक्ष आमने सामने है, आरोप लग रहे हैं। यही एक बड़ी वजह कि यह सवाल यहां पर बनता है कि क्या वाकई में राजनीतिक संरक्षण रहा, जो इतना बड़ा नशे का कारोबार सामने आया और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। दूसरा सवाल आपके सामने रखते हैं। दूसरा सवाल, क्या सरकार असल दोषियों तक पहुंच पाने में विफल रही? क्योंकि मुख्य आरोपी अभी फरार है, सौरभ जायसवाल फरार है, दुबई में कहीं छुप कर बैठा है। एसटीएफ उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी सौरभ जायसवाल के कॉलर तक प्रशासन का हाथ नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में यह सवाल यहां पर उठता है। तीसरा मुख्य सवाल, क्या इस रैकेट से बच्चों और युवाओं की मौत का सीधा संबंध है? क्योंकि इस कफ सिरप मामले की वजह से लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया गया। कोडीन एक तरह का नियंत्रित पदार्थ है, लेकिन नशे के लिए इसका इस्तेमाल किया गया और जब ये ट्रक पकड़ा जाता है तब धीरे धीरे का तार जुड़ते हैं और ये बड़े रैकेट का खुलासा होता है। चौथा मुख्य सवाल, क्या तस्करी सिंडिकेट भाजपा सरकार के शासन में पनपा? क्योंकि ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लग रहे हैं, हालांकि यही आरोप बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर भी लग रहे हैं। अब कोविड के समय से ही ये जो अभी जानकारी में सामने आया, कोविड के समय से ही सौरभ जायसवाल ने ये पूरा अपना कारोबार फैलाया। तो ये सवाल यहां बन रहा है, क्या ये मामला चुनावी राजनीति से प्रभावित है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। इस बात को हम दरकिनार नहीं कर सकते, इस बात को हम नहीं भूल सकते। और सरकार इसे नशे से जोड़कर, लोगों की जान के साथ जोड़कर, लोगों की जिंदगी के साथ जोड़कर सामने रख रही है। तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इसे जानबूझकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ एक एक कर हमारे सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राघवेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है, तमजीद अहमद कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए है, तो रजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। राघवेंद्र सिंह जी, शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। आप लोग सीधे समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, उस तक प्रशासन के हाथ नहीं पहुंचे हैं, सरकार के हाथ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आरोपों की राजनीति शुरू हो गई है, जो कि आप कह रहे हैं कि सपा के संरक्षण में ये पूरा कारोबार फला फूला। उनका जी अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने तस्वीर दिखाई थी, हाँ, आलोक प्रताप सिंह की तस्वीर दिखाई थी। ये जो है शुभम जायसवाल का दाहिना हाथ है। अभी भी क्या कोई चीज छुपी रह गई है? सीधा सीधा संकेत है, समाजवादी पार्टी इसमें बराबर की साझीदार है और समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ये अपराध होता रहा है। निश्चित रूप से अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे जांच अभी चल रही है, सीधे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में चल रही है, सीधे वो इस विषय को देख रहे हैं। लगभग 128 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। जो शुभम जायसवाल हैं या आलोक प्रताप सिंह जैसे लोग हैं, हाई कोर्ट में याचिकाएं डाल चुके हैं। लगभग 150 से ज्यादा याचिकाएं डाल चुकी है कि मेरी गिरफ्तारी न की जा सके, लेकिन हमारी सरकार लगी हुई है, निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। यूपी एसटीएफ और पुलिस ने, दोनों लोगों ने करके फिर जांच की हुई है। बड़े पैमाने पर अपराध निकल के आ रहे हैं उसमें, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी संरक्षण मिल रहा है। इसमें यूपी के 53 जिलों में लगभग 332 फर्में उसमें जो है जांच के दायरे में है और उनकी जांच की जा रही है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, बड़े पैमाने पर इसकी जांच हो रही है। यूपी एसटीएफ और एसआईटी भी इसमें बनाई गई है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी बनाई है, उसको भी बड़ी गंभीरता से इस विषय को जांच की जा रही है। बहुत जल्दी ही इसके परिणाम आने वाले हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं एसआईटी बनाई हुई है, गंभीरता के साथ जांच की जा रही है, पर अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं ना कि बड़े कल्प्रिट्स को आपकी तरफ से बचाने की कोशिश हो रही है, एसटीएफ को छुपा रही है, बड़े नाम हैं जो कि सामने नहीं आ रहे हैं और उन नामों को एसटीएफ छुपा रही है। ये आरोप भी भाजपा पर ही लग रहे हैं जो अखिलेश यादव लगा रहे हैं। सीधी सी बात है, जो सबसे बड़ी मछली है उसमें शुभम जायसवाल है। शुभम जायसवाल के साथ किसकी फोटो है ये बात तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दूध का दूध पानी का पानी वैसा ही हो गया है। पर जांच रिपोर्ट आने दीजिए। समाजवादी पार्टी, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ी होने जा रही है। ममता जी, इसमें कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। तो राघवेंद्र जी इसलिए है जी,
तो राघवेंद्र जी का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने दीजिए, और जो तस्वीर आप बार बार कह रहे हैं उसका जवाब जितेंद्र वर्मा जी देंगे। जितेंद्र वर्मा जी, इस तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में कोविड काल में ये जहर का व्यापार शुरू हुआ। अकेले 28 फरवरी में बनारस में मोदी जी के नाक के नीचे उत्तर प्रदेश के लोगों को कफ सिरप के नाम पर जहर दिया जा रहा था। सबसे चिंतनीय विषय ये है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। इन्हीं के कार्यकाल में जहर का व्यापार शुभम जायसवाल ने फैलाया। और सोचिए आप, कितने शर्म की बात है कि दुबई में बैठकर एक जहर बेचने वाला व्यक्ति, एक ड्रग्स का कारोबार करने वाला व्यक्ति भाजपा शासित प्रदेशों में दुबई से बैठ के जहर बेच रहा है। हमारे प्रदेशों में, हमारे देश के तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश, आपके अन्य और राज्य, ये कितने शर्म की बात है। ये अपनी असफलता का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ना चाह रहे हैं। अरे तस्वीर तो तमाम गुंडों माफियाओं की रोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वायरल होती है। कुंभ का माफिया भूल गए, जिसको करोड़ों हजारों करोड़ का टेंडर दे दिया, और उसे गुंडे माफिया को मुख्यमंत्री ने मजबूत किया, और उसके साथ मुख्यमंत्री की फोटो थी। मुख्यमंत्री जी अपराधियों के साथ जेल में चाय पीते हैं। प्रश्न ये नहीं है फोटो तो इन सेलिब्रिटी नेताओं और अभिनेताओं के साथ लाखों लोग रोज खिंचाते हैं। कौन खिंचा के चला गया, कब खिंचा के चला गया, ये प्रश्न नहीं है। अगर प्रश्न फोटो का आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूर्व वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता और 1 लाख के इनामी अपराधी धनंजय सिंह के साथ अमित टाटा की फोटो है, वो भी इसमें आरोपी है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद है। तो ये लोग सोचिए क्या बेच रहे थे, पूरी तरह से जहर बेच रहे थे। बताइए, पेन में यूज होने वाली स्याही यूज हो रही थी उसमें, सिर्फ में तमाम ऐसे हानिकारक पदार्थ उसमें डाले जा रहे थे जिससे किडनी फेल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आपका नर्वस सिस्टम डेड हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की आवाम की चिंता होती तो प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इतने लंबे समय से ये जहर का व्यापार शुरू हुआ, वहीं से फला फूला और वहीं से पूरे प्रदेश में अलग अलग राज्यों में। राघवेंद्र जी, उम्मीद है आपने सुन लिया होगा जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि एक तस्वीर से आप आंकलन नहीं कर सकते। तस्वीर कोई भी आकर कभी भी आकर खिंचवा के जा सकता है, तो आप तस्वीर से आंकलन कर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। और सीधे आपके शासनकाल में यह बड़ा मामला सामने आया, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। तो सीधे जो उंगली है वो भाजपा की तरफ समाजवादी पार्टी उठा रही है। नहीं, देखिए, इनका काम ही ये है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो। अब इन लोगों को विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना ही भूल चुके हैं। कैसे विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, ये लोग रचनात्मक विरोध करना ही भूल गए हैं। लेकिन भाई देखिए, एक देश बात के तो ये भी है 53 जिलों ना, में, सुनिए राघवेंद्र जी, लेकिन एक बात तो ये भी है, अगर आप ये कह रहे हैं कि माफिया राज को समाजवादी पार्टी ही संरक्षण देती है, माफियाओं को संरक्षण सपा देती है, माफियाओं का साथ सपा देती है, पूर्वांचल के जिस बाहुबली का नाम सामने आया, अब वो कौन बाहुबली है, किससे जुड़ा है, क्या है, सिर्फ ऊपरी बातों से नहीं ना, या तो हेडलाइन बोलकर मत छोड़िए, उसके अंदर की पूरी खबर, पूरा विश्लेषण कीजिए, सिर्फ ऊपर ऊपर के आरोप मत लगाइए ना। विश्लेषण उत्तर प्रदेश की जनता कर चुकी है। भाई, मुख्तार अंसारी के लिए गाजीपुर जेल में किसने पक्का ताला खुदवाया था? कोई देश की जनता को अंधा समझ रखा है क्या? ताजी मछलियां प्राप्त होंगी मुख्तार अंसारी को, उसके लिए पक्का ताला गाजीपुर जेल में, ये समझे। अतीक अहमद, जो पुलिस दबिश इनके, अतीक अहमद क्या देने जाती है, पूरी टीम को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद एक पुलिस की कांस्टेबल की खाल उतार देती है और उसको मृत अवस्था में चौराहे में छोड़ दिया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दखल देते हैं, तब उस टीम को छोड़ा जाता है। अरे भाई, लंबी श्रृंखला में भी बताने को बैठू, उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को संरक्षण देने कौन दिया था? आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए हलफनामा किसने दिया था? अखिलेश यादव ने दिया था ना, कि इनको छोड़ दिया जाए, इससे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। 40 सेकंड्स में फटाफट जितेंद्र जी से इसका रिवर्ट ले लेते हैं, फिर तमजीद अहमद जी के पास में जाऊंगी। फटाफट से 40 सेकंड्स में जितेंद्र जी, फिर तमजीद अहमद के पास में जाऊंगी, और भी खास मेहमान है हमारे साथ।
जल्दी रिवर्ट दीजिए। देखिए, वर्ष 2018 से लगातार मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल जहर के इस कारोबार को भारत के तमाम राज्यों में और विशेषकर भाजपा शासित राज्यों में जहरीला कफ सिरप बिचवा रहा था। इनकी इंटेलिजेंस पुलिस फेलवर है कि वो भारत छोड़कर चला गया दुबई, और फिर दुबई से भी लंबे समय तक ये जहर बेचता रहा सिरप के नाम पर। इनको तो डूब मरना चाहिए भाजपाइयों को। ये कितना चंदा ले रहे थे इनके अधिकारी और इनकी सरकार शुभम जायसवाल से, ये बताओ। मैं फोटोबाजी की बात छोड़ो, ये बताओ नोट कितना ले रहे थे इनके अधिकारी और इनकी सरकार, ये उत्तर प्रदेश की और तमाम राज्यों की जनता को जहर बेचने के एवज में। ये तो शर्म की बात है ना। तो मामला कहीं ना कहीं वाकई में देखा जाए तो इतना बड़ा हो गया है कि इसने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। तमजीद अहमद जी, सवाल आपसे भी मैं करूंगी, क्या ये सिर्फ चुनावों को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप मुख्य पार्टियों में देखने को मिल रहा है, भाजपा और सपा के बीच में, या फिर आपको भी लगता है किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था इन माफियाओं का, जो कोडीन कप सिर्फ मामला सामने आया? कि मुनका जी, सवाल ये सबसे बड़ा उठा के खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे पहले उन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिनके बच्चे खत्म हो गए। कोई संवेदना नहीं, किसान मर जाए कोई संवेदना नहीं, महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो कोई संवेदना नहीं, छोटे छोटे बच्चे खत्म हो गए, किसी की किडनी फेल हो रही, कोई संवेदना नहीं। सिर्फ कोरी राजनीति यहां कर रहे हैं बैठ के। और दूसरी बात, एक छोटे से चोरी के भी मामले में सरकार की जो पुलिस है बिना गोली मारे नहीं पकड़ पाती है किसी अपराधी को। ये कितने बड़े अपराधी हैं कि आज तक किसी का एनकाउंटर एक भी नहीं कर पाई इनकी पुलिस। या ऐसा है कि जितने ये बड़े बड़े अपराधी हैं, जो माफिया किस्म के अपराधी हैं, उनको पूरा संरक्षण देने का काम कर रही है सरकार। आपने देखा होगा एक फोटो वायरल हुई थी, जो एक अपराधी पकड़ा गया, उसको किस तरीके से थाने में बाइज्जत रखा गया। पुलिस उसकी पूरी तरीके से हर तरह से उसको मुहैया करा रही थी, साजो सामान मुहैया करा रही थी। तो ये है भाजपा की असलियत। जो आप लोग जीरो टॉलरेंस बोलते हैं ना, तो ये सिर्फ दलित पिछड़े और मुसलमानों के खिलाफ ये जीरो टॉलरेंस है। जब इनके खुद के लोगों की बारी आती है तो बाकायदा बैठा के पुलिस थानों में, और जितने थानेदार हैं, जितने भी कोतवाल हैं, सब आगे पीछे उनके चाय नाश्ता लिए फिरते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, असली चेहरा ये है। मुझे लगता है कि सबसे पहले सब कुछ छोड़ के, किस पे आरोप लगा, क्या आरोप लगा, कौन किया, क्या नहीं किया, जांच हो रही होने दीजिए। लेकिन प्रथम दृष्टया ये सरकार जिम्मेदार है उन बच्चों की मौत की। तो मुझे तो उम्मीद ये थी कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री आके सबसे पहले प्रदेश के लोगों से माफी मांगेंगे, किसी की भी इसमें संलिप्तता हो। मैं कह रहा हूं ये फोटो दिखा रहा है, चलिए मान लिया आपकी बात में, मान लिया संलिप्तता हो, लेकिन चूक तो आपकी है ना। सरकार आपकी 10 साल से चल रही है, और इस रैकेट का जिस तरीके से संरक्षण, पॉलिटिकल संरक्षण समझ में आ रहा है। अभी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि आपके ही लोगों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई इसी कोडीन के मामले में। उनको क्यों गिरफ्तार कर लिया भाई? इतना संरक्षण देंगे आप अपने अपराधियों को? यह खुला चैलेंज करेंगे आप प्रदेश की जनता को कि अपराधियों के संरक्षण में इस तरीके से सरकार सामने आ गई है? जांच करवाइए, मांग हमारी भी है, लेकिन इस तरह से अपराधियों का संरक्षण मत कीजिए। आपकी पुलिस एक छोटी सी चोरी के मामले में बिना गोली मारे लोगों को नहीं गिरफ्तार करती है। और कैसे दुबई चला गया? ऐसे कैसे दुबई चला जाता है मैडम? मोनिका जी, ये बात समझिए, इतना आसान नहीं कि वो दुबई भाग गया। विजय माल्या दुबई भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, यहां भाग गए, वहां भाग गए। भगाया जाता है, बाकायदा ये क्रोनोलॉजी है। ऐसे कोई नहीं भाग जाता दुबई। आप लुकआउट नोटिस जारी करते, क्यों नहीं किया था जो जारी? आपकी पूरी सरकार यहां से लेके केंद्र में बैठी हुई है, इमिग्रेशन होता है, बाकायदा टिकट बुक होता है, तब जाके कोई दुबई भाग सकता है। ऐसे कोई दुबई नहीं भाग जाएगा बिना सरकार के। तो आरोप आपकी तरफ से सीधे ये लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, आरोप यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, आपकी तरफ से सीधे ये लग रहे हैं कि इन माफियाओं को अगर किसी ने संरक्षण दिया तो वो भाजपा ने दिया। भाजपा सरकार के राज में ये माफिया राज पनपा, जिसकी वजह से बच्चों की, युवाओं की मौत हुई। मोनिका जी, ये तो बिल्कुल आरोप की बात भी नहीं है। हाँ, ये तो एक लेमैन होगा, वो भी समझ जाएगा कि कोई व्यक्ति देश छोड़ के कैसे भाग सकता है बिना संरक्षण के। विजय माल्या भाग गए, गोवा अग्निकांड अभी जब सामने आया था, गोवा अग्निकांड ये सामने आया था, लूथरा ब्रदर्स भाग गए थे, लेकिन उनको तुरंत पकड़ में लाया गया। कैसे भाग जाएंगे आप बताइए मैडम। एक बात बताइए, अभी हम ही आपको कोई अपराध करके भाग रहे हैं, वहां पे इमिग्रेशन काउंटर होता है एयरपोर्ट पे,
उसके पास सारा डिटेल होता है, तो बिना संरक्षण के रजा कोई देश छोड़ रिजवी के जी, नहीं भाग बड़ा सकता। आरोप यहाँ पर लग रहा है और आप ग्राउंड को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, लीगल चीजों को। ठीक है तमजीद जी, ठीक है। रजा जी के पास मैं जाऊंगी और थोड़ा सा हम प्रैक्टिकलिटी इन चीजों की समझ लेते हैं। रजा रिजवी जी, आप ग्राउंड की चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, सालों से सब देखते आ रहे हैं। जो आरोप लग रहे हैं, चाहे वो बीजेपी लगा रही हो, चाहे सपा लगा रही हो, चाहे अब ये कांग्रेस की तरफ से आरोप सामने आए, भगाया गया, संरक्षण दिया गया, किसके राज में संरक्षण दिया, क्या हुआ, आंकलन आप किस तरीके से करते हैं अपनी नजर में? देखिए, ऐसा है कि आरोप और प्रत्यारोप की ये पार्टी वो पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, वो एक अलग मुद्दा है। हाँ लेकिन बड़ा मुद्दा है कि इसमें जाने गई है जी, इसमें लोग मरे हैं जी। इस दवाओं पे। तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि इन जिम्मेदारी के आधार पे ये देखना चाहिए। तब जब सरकार को ये पता चला कि बच्चे इससे मर रहे हैं, तो सरकार ने फिर इसके लिए जो है वो कोशिश की और जांच करने की कोशिश की। और जांच में आप समझिए, अभी तो मुख्यमंत्री जी ने आज कहा भी कि भाई आज हम इसको जो है एनडीपीएस एक्ट में अक्यूज को जो है जेल भेजेंगे। जाहिर सी बात है कि एनडीपीएस एक्ट जो है बड़ा एक्ट है, हाँ। उसमें अगर भेजेंगे। और आप देखिए, आज कोर्ट ने जो इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कोडीन सीरप कांड के जो आरोपी हैं उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो है बहुत बड़ा झटका लगा है। कोई आरोपियों को कोई रिलीफ नहीं मिली है इसमें। तो यानी कोर्ट ने भी समझा कि ये चीज जरा से वो है। लेकिन एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमें लगता है जो आपके चैनल से मैं कहूंगा, और ये हमें लगता है कि बिल्कुल सही बात होगी, और जितने हमारे लोग बैठे हुए हैं इसका समर्थन भी करेंगे। बड़ी बात यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो है राजनीतिक संरक्षण में होने के नाते महंगा है। आप देखिए, नर्सिंग होम में इलाज इतना महंगा है, चाहे वो बड़ा बड़ा नाम क्या लें, सब नाम आपको पता है कितने नर्सिंग होम बड़े हैं। एक आदमी जाता है 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख रुपया इलाज खर्च होता है। इसको आप जाइए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराइए। मैंने ही अपने पोते का एडमिशन कराया है, 75,000 रुपया। अभी छोटा बच्चा है, स्कूल का नाम लूंगा तो बदनामी उसकी हो जाएगी, लेकिन फिर भी यही गोमती नगर में 75,000 रुपया खाली एडमिशन में लिया है, जो 4.5 साल का था। और उसके बाद हर तीसरे महीने 28,000 रुपया जमा होता है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि नेताओं का है नर्सिंग होम, नेताओं के हैं बड़े बड़े स्कूल। तो जाहिर सी बात है इनको संरक्षण है। इन संरक्षण को हटा के सरकार के नियंत्रण में डायरेक्ट जब चीज हो जाएगी तो आप समझिए चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत सही किया है, और अभी इसमें बहुत लोग आएंगे, इसमें छोड़े नहीं जाएंगे। इन्होंने बहुत सही किया, पकड़वाना शुरू कर दिया है। हाँ। आप समझिए छोटा रैकेट है ये। यूपी में, झारखंड में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश तक तस्करी हो रही थी, दिल्ली में, असम में, त्रिपुरा में, कई राज्य में। और राज्य छोड़िए, 2-2 कंट्री लिप्त है, नेपाल में भी, बांग्लादेश में भी। मतलब हजारों करोड़ का है। तो ये राजनीतिक संरक्षण जिसकी सरकार है उसको पता लगाना चाहिए कि उन्हीं के लोग हैं, दूसरे पार्टी के लोग हैं, और ये खत्म होना चाहिए। कौन था, क्या था, ये सब जांच का विषय है। चलिए, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहे, मैं लौटूंगी और ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण के बिना इतनी बड़ी घटनाक्रम सामने नहीं आ सकता, इतना बड़ा कारोबार नहीं पनप सकता। ये कहना है रजा रिजवी जी का। अब किसका संरक्षण प्राप्त था, क्या था, ये सब जांच का विषय है। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन वक्त उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का है। तो कोडीन कफ सिरप मामले की गूंज यूपी विधानसभा तक पहुंच गई है, और यही एक बड़ी वजह है कि जमकर इस पर घमासान देखने को मिल रहा है। सियासत गर्म है। भाजपा कहती है कि सपा राज में ये सब कुछ हुआ और समाजवादी पार्टी की तरफ से माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा राज में ये सब कुछ हुआ और भाजपा असल कल्प्रिट्स को, असल दोषियों को बचाने में का काम कर रही है। यही एक बड़ी वजह है कि न सौरभ जायसवाल तक पुलिस के हाथ अभी तक पहुंचे हैं, और ना ही और जो अन्य आरोपी हैं अभी उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। जांच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। कुल मिलाकर राजनीतिक घमासान जमकर देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सबसे पर, इन सबसे इतर, राजनीति से भी इतर यहां पर मामला है, और यहां पर मूल सवाल है उन जिंदगियों का जो इस नशे के कारोबार की वजह से गई।
आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्या एजेंसियां विफल रही कि इस तरीके से दवाई की आड़ में नशे का पूरा कारोबार चलाया जा रहा है और जांच समय रहते नहीं की गई? जब एक ट्रक पकड़ में आता है, शक होता है, एक ट्रक पकड़ में आता है रेगुलर चेकिंग के दौरान, तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है। कई सवाल है जो यहाँ पर बनते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से आप उन्हें देख रहे हैं, तमजीद अहमद जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ है, रजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। राघवेंद्र जी, 52 से ज्यादा जिलों में छापेमारी की गई है, ईडी खुद 25 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी कर रही है, बड़े लेवल पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन मूल सवाल ये कि क्या जो असल कल्प्रिट्स हैं, क्या जो मुख्य रूप से बड़े सफेद पोश नाम हैं, भाजपा उन तक पहुंचने में, योगी सरकार उन तक पहुंचने में विफल रही, जो अभी तक वो सामने नहीं आए हैं? मोनिका जी, देखिए अभी जांच चल रही है। मेरा आपको स्पष्ट मानना है, स्पष्ट रूप से हम कह दें, कोई भी, चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, मोनिका जी कोई भी बक्से नहीं जाएंगे। मैं सीधा आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाता हूं, क्योंकि इनके समय में माफिया राज कायम था। लेकिन राघवेंद्र जी, जब लूथरा ब्रदर्स को आप पकड़ के ले आते हैं सीमा पार से, विदेश से, तो फिर सौरभ जायसवाल को अभी तक पकड़ के क्यों नहीं ला पाए हैं? निश्चित रूप से वो भी आएगा, निश्चित रूप से वो भी आएगा। मोनिका जी, आपको बिल्कुल आश्वस्त कर दूं, सौरभ जायसवाल किसी भी सूरत में बच नहीं पाएगा। हम लोग सीमा से बाहर जाकर, लेकिन जब कोई व्यक्ति दूसरे देश चला जाता है तो थोड़ी सी असुविधा होती है, उस असुविधा को ध्यान में रखिए। हमें लग रहा है 1-1.5 महीने के अंदर सौरभ जायसवाल भी आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हमारी सरकार में कोई भाग के नहीं गया। अरे मानवर, आपके समय तो आतंकवादी, जो इनाम रहित आतंकवादी होते थे, वो भाग कर चले गए थे। मैं पढ़ के नाम सुनाई दे रहा हूं। मोनिका जी 1 मिनट रहिएगा। ये राजीव गांधी की सरकार थी, इब्राहिम कास्कर, दाऊद इब्राहिम कास्कर, उस पर इनाम घोषित था, वो देश से भाग के चला गया था। उसके बाद सैयद सलाउद्दीन, बदकर मेमन, अनीस इब्राहिम कास्कर, रियाज भटकल, इकबाल भटकल, मिर्जा सादात, ये सब जो इनाम घोषित अपराधी थे और घोषित अपराध के बीच में देश छोड़ के चले गए थे। कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? तमाम नाम ऐसे हैं। अभी तो राजीव सरकार के मैंने अभी 2 मिनट में ढूंढ के बताए। आपकी सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी रहती थी, आतंकवादियों अपराधियों को संरक्षण देती थी। अब मैं विषय पे आता हूं। देखिए, हमारी सरकार जो है काम कर रही है, और आज तक हम लोगों ने संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में तोड़ के रख दिया है। किसी समय संगठित अपराध का बोलबाला हुआ करता था। हमारे यहाँ शिक्षा माफिया, बोरंग माफिया, गिट्टी माफिया, शराब माफिया, तमाम तरीके के माफिया सक्रिय हुआ करते थे। मैं मोनिका जी स्पष्ट कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ निकल के आएगा, निकल के आएगा, निकल के आएगा। जितने भी संगठित अपराध है उसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ रहता है। देखिए, अब इसमें सपा के नेताओं का हाथ है कि भाजपा के नेताओं का हाथ है, लेकिन ये बात तो है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा कारोबार आखिर कैसे फल फूल सकता है? सौरभ जायसवाल के लिए भी जांच में सामने आया कि पूर्वांचल का बाहुबली, जिससे उसके जब तार जुड़ते हैं तो खुद उसे उसके छोटे भाई के रूप में इलाके में लोग जानना शुरू कर देते हैं, उसकी पहचान बननी शुरू हो जाती है और लोग उससे खौफ खाना शुरू कर देते हैं। बिना राजनीतिक संरक्षण के तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। जितेंद्र जी, मुझे पता आप कुछ कहना चाह रहे हैं और आपकी हंसी भी बहुत कुछ कह रही है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन जरूरी है कि पहले तमजीद अहमद जी से जवाब ले लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल के पे भी यहाँ पर बात हुई। तमजीद जी, आपने आरोप लगाया कि सौरभ जायसवाल को भगाया गया, संरक्षण मिला, साथ दिया गया। अब आपके कार्यकाल के समय के भी जितने नाम थे यहाँ पर राघवेंद्र जी ने गिरा दिए हैं, और वो कह रहे हैं कि सीमा पार जब इलाका हो जाता है तो कुछ कानूनी दाव पेच भी होते हैं, वो भी फंस जाते हैं। ओवर टू यू नाउ तमजीद जी, सुन पा रहे हैं आप? शायद तमजीद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम लौटेंगे तमजीद जी के पास और उनसे ये सवाल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जितेंद्र वर्मा जी आपके पास आते हैं। कुछ कहना आप चाह रहे थे, अपनी बात भी रखिए और बात घूम फिर कर। देखिए, ये बात तो जिस तरीके से रजा रिजवी जी ने भी कही कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना कारोबार बड़ा फल फूल नहीं सकता। अब इसे सपा का संरक्षण कहें कि भाजपा का संरक्षण कहें, किसका साथ कहें, किस नेता का साथ कहें, किसका हाथ कहें, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए मैडम, गोरखपुर में राज्य सरकार है और बनारस में केंद्र सरकार है, और दोनों ही जिले आसपास हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार
दोनों के नेताओं और अधिकारियों के संरक्षण में ये जहर का कारोबार जायसवाल ने शुरू किया और फला और फूला। इनकी सरकार से पहले इस तरह का कोई सिरफ कभी बाजार में न पाया गया, ना इसकी खेप पकड़ी गई। इन्हीं की सरकार में 8 साल तक ये जहरीला सिरफ जनता को परोसा जाता रहा, बच्चों को परोसा जाता रहा, लोगों की जान ले रही थी उत्तर प्रदेश की सरकार और मोदी जी की केंद्र सरकार। इनकी कान में जूं नहीं रहेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुराने जमाने की फिल्मों की तरह चल रही है। पहले तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को शह देकर उन्हें बढ़ाना, उनसे लाभ लेना, उनसे पैसा लेना, उनसे आर्थिक लाभ लेना, उनसे चुनावों में लाभ लेना, और जब पानी सिर से ऊपर चला जाए और थू थू होने लगे समाज में तो उसका सर कलम कर देना, इनकाउंटर कलम कर देना, उसका धन उसको जो है उसके अपराध पर लगाम लगाना। और यही स्थिति बीजेपी की है। ये अभी बात कर रहे थे, अरे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी और माल्या आपकी सरकार में भागे, आज तक वापस नहीं आए। दरअसल जिनसे चुनावी लाभ लेते हैं, अपराध कराते हैं, हजारों हजार करोड़ का घोटाला कराते हैं, उसके बाद विदेश भेज देते हैं। आतंकवादियों की बात कर रहे थे, अरे आतंकवादियों को तो पाकिस्तान ससम्मान आप छोड़ के आए थे, आतंकवादियों को तो आपकी सरकार छोड़ के आई थी, आप आतंकवादियों पर बात करेंगे? हैं? इतने बड़ी बड़ी घटनाएं आपकी सरकारों में हो गई, पहलगाम से लेकर मैं आतंकवादियों से बात शुरू करना चाहता हूँ। ये जो बात कर रहे हैं, जो घटना हुई थी, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे हुई थी। मोनिका जी, ये लोग ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं जिसमें ताज्जुब होता है। मैं भाई, या तो इन्हें पता नहीं है या ये बात छुपाना चाहते हैं। जितेंद्र जी, जो विमान अपहरण कांड की बात आप कर रहे हैं, अरे शांत हो जाइए, हो गया पता चल गया मुझे। जितेंद्र जी, आपकी ज्ञान का पता चल गया मुझे। जितेंद्र जी, आप शांत रहिए। जितेंद्र जी, हो गया आपका, प्रदेश की जनता देख रही है भाई, आपकी सरकार में शांत करिए। जितेंद्र जी, आप आरोप लगा रहे हैं तो उनको बोलने भी दीजिए। अगर आप इस आरोप लगा रहे हैं तो जवाब भी तो लीजिए ना। जितेंद्र जी, हो गई ना। देखिए, ये ऐसी बातें करते हैं जैसे देश की जनता बेवकूफ है। जो विमान अपहरण कांड हुआ था, मोनिका जी, उसमें ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, मुलायम सिंह यादव भी उसमें थे। उसमें पूरे जितने भी देश के राजनीतिक दल थे, बड़े बड़े नेता सब थे। उसमें यह तय किया गया था विमान अपहरण कांड में जो लोग हैं उनको वापस लाया जाए, किसी भी कीमत पे वापस लाया जाए। तो हमारी सरकार थी, हमने वो कदम उठाया। ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, देश की जनता भी अच्छी तरीके से जानती है। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि कब सिरप पाया नहीं जाता है, कब सिरप उपलब्ध नहीं होता है। अरे मान्यवर, ये जो कोडीन युक्त जो कफ सिरप है वो 80% कफ सिरप में पाया जाता है। फैंसी डिल कफ सिरप है, उसमें कोडीन युक्त मात्रा पाई जाती है, हर कफ सिरप में होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह नहीं पाया जाता है। ये जो जब इसकी स्मगलिंग हुई तब ये बात पकड़ में आई, और मार्केट में अभी जाके आप खरीद सकते हैं। हर कप सिरप में ये होता है। ये बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं। कैसे आप ज्ञान की बातें करते हैं, किसी कप सिरप में नहीं पाया जाता है, कप सिरप उपलब्ध नहीं है। अरे मार्केट में जाइए, अभी आपको उपलब्ध हो जाएगा। भाई, असली बात यही है कि जब बड़े पैमाने पर जब ये पकड़ में आया तब हमारी सरकार के कान खड़े हुए, हम लोगों ने जांच शुरू की, तब ये विषय सामने निकल के आया। मोनिका जी, इसकी जांच की सीमा बहुत बढ़ा दी गई है, दूसरे राज्यों तक इसको सीमित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल से लंबे पैमाने पर इसकी जो है बांग्लादेश में जो तस्करी की जाती थी, खाली देशों में इसकी तस्करी की जाती थी। हमारी सरकार इसको शांत लेकर के नहीं बैठी हुई है। हम लोग इसमें अभी छोटे छोटे नहीं, अभी ये जायसवाल से बड़ा मगरमच्छ निकलेगा इसमें सामने, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होंगे। जायसवाल तक तो पहुंच जाइए ना राघवेंद्र जी, पहले जायसवाल तक तो पहुंच जाइए, तब बड़ा मगरमच्छ पकड़ेंगे ना। आप छोटा मगरमच्छ ही नहीं पकड़ पा रहे अभी तक। अगर वो पकड़ ले तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, पूरा मामला सॉर्ट आउट हो जाए, तभी तो सवाल उठ रहे हैं ना। ये विषय मैंने बता दिया था। जब कोई व्यक्ति दूसरे देश चला जाता है तो वहां के नियम कायदे कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मायने में हमें काम करना पड़ता है। और देखिए, जायसवाल जो है निश्चित रूप से पकड़ में आएगा, उसको हम लोग देश में 1 महीने के अंदर लेकर के आएंगे। 1 महीने का दावा आपकी सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि 1 महीने में सौरभ जायसवाल के गिरफ्तार तक सरकार के हाथ होंगे, प्रशासन के हाथ होंगे। ठीक है, रजा रिजवी जी,
क्या आपको वाकई में लगता है, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, ये एक बड़ा नशे का कारोबार, बड़ा नशे का सिंडिकेट रैकेट जिसका खुलासा हुआ है, क्या आपको वाकई लगता है कि असल दोषियों तक कार्रवाई हो पाएगी, वहां तक हाथ पहुंच पाएंगे, जो बड़ा मगरमच्छ है वो सामने आ पाएगा, या सिर्फ तस्करों तक ही कार्रवाई सीमित होकर रह जाएगी? नहीं, हमें तो ये लगता है कि जब कोई मामला योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आता है तो वो जब उनके तक बात पहुंचती है तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस बात की जांच करके, और आज उन्होंने कहा भी, एक लफ्ज बड़ा अच्छा कहा उन्होंने कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज उन्होंने जब विधानसभा शुरू होने से पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए, उनके बगल में ब्रिजेश पाठक जी भी खड़े थे, उनके बगल में केशव मौर्य जी भी खड़े थे, दोनों डिप्टी सीएम खड़े थे, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी खड़े हुए थे, तो उन्होंने जो है वो बड़े उससे कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, भारत में जो है, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जो कोडीन आधारित जो कफ सिरप है, हाँ, जो कफ सिरप का मामला है, ये अवैध तस्करी और गैर चिकित्सकीय उपयोग से जुड़ा एक बड़ा रैकेट है, हाँ, जिसका नेटवर्क जो है कई राज्यों में और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में, मतलब नेपाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ये मामला जब सुर्खियों में आया तब यूपी गवर्नमेंट ने इस पर सख्त कार्रवाई शुरू की, और कोडीन जो है एक ओपियोइड आधारित दवा है जिसका उपयोग खांसी और मध्यम दर्द के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग नशे के लिए किया जा रहा है। कोडीन का उपयोग तो होता है, गंभीर खांसी के इलाज के लिए कोडीन का उपयोग तो किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये एक नियंत्रित पदार्थ है, लेकिन क्या यहाँ पर एजेंसियों की नाकामी थी कि इसका दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है नशे के लिए, इसको समय रहते पकड़ा नहीं गया? और ये तब पकड़ में आता है जब आप ये सोचिए 2000 करोड़ का पूरा सिंडिकेट रैकेट और पूरा कारोबार ये लोग अपना फैला चुके थे कई देशों तक। देखिए, ये सही है कि ये कारोबार बहुत तेजी से फला फूला, और ये अवैध सिंडिकेट जो है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इनके जो फैले हुए हैं, तो इनका जो फर्जी फर्मों का इन्होंने जो उपयोग किया है, जैसे एक फर्म घोष फार्मेसी फर्म था, उस फर्म आप समझिए कागजों पर तो वो मौजूद था, लेकिन जमीनी हकीकत पे नहीं पता है। लेकिन इसमें आप देखिए कि ईडी भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है, FSDA, ये सब मिल के जो है जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक संगठित जो है वो है, और कानूनी रूप से जो है निर्मित सिरप को फर्जी बिलों के आधार पे ये सब काम हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, सरकार के जब संज्ञान में थे कि ईडी ने भी जो है 25 राज्यों में छापा डाला, 25 से 28 राज्यों में, यानी ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। और आप देखिए कि गिरफ्तारी इसमें ऑलरेडी हो रही है। आपने स्वयं बताया कि 128 से अधिक लोगों की इसमें जो है गिरफ्तारी हो चुकी है, और FIR इसमें दर्ज हो रहा है, ऐसा नहीं कि दर्ज नहीं हो रहा है। ये सही है कि शुभम जायसवाल जो है दुबई में है, और हमारे साथी जो बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो बात कही सही कहा कि भाई ऐसा है कि किसी को बाहर से लाने में, प्रत्यार्पण करने में समय लगता है, ऐसा नहीं कि फौरन कानूनी दृष्टिकोण से लाने से तो वो टाइम लगेगा, लेकिन ये बचेंगे नहीं। अगर योगी जी के निगाह में आ गए हैं तो ये समझे कि बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी कुछ अरेस्ट लोगों का जो है वो राजनीतिक लिंक भी आ रहा है, तो उसमें वो भी लोग अरेस्ट होंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं है कि योगी आदित्यनाथ छोड़ देंगे। लेकिन ये एक बड़ा मामला था, और इस बड़े मामले का एक तरीके से जो है वो राज खुल रहा है, लेकिन अभी राज कंप्लीट तरीके से नहीं खुला है। आप कहिए पूरा खुल गया है, अभी इसमें खुलना है, अभी खुलेंगे, और हमें राज खुलने बाकी है, कई परतें अभी खुलनी बाकी हैं, और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी निश्चित तौर पर कई ऐसे खुलासे हैं जो शायद सभी को चौंका भी देंगे। लेकिन जितेंद्र जी, जिस तरीके से विधानसभा में ये मुद्दा गूंजता है, जिस तरीके से विरोध भी किया जाता है, क्या इस मुद्दे को अब चुनावों को देखते हुए चुनावी हथियार बनाया जा रहा है? विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार के अंडर में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए केंद्र और राज्य में इस तरह का काला कारोबार, जहर प्रदेश की जनता को परोसा जा रहा, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की जान माल की सुरक्षा हेतु, उत्तर प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए सरकार से सवाल करे और सरकार से पूछे
कि 8 साल से ये आपकी सरकार में धंधा पनप रहा था, लोगों की जान लेने वाला व्यापार हो रहा था। तो आप उसमें क्या कर रहे थे 8 साल से? आपकी पुलिस, आपकी एसटीएफ, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी तमाम एजेंसियां क्या कर रही थी? और एक ऐसे क्षेत्र से वो जहरीला काम शुरू हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। सबसे ज्यादा 28 फर्में उस जहर के कारोबार की, जहरीले सिरफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा 28 फर्में। सोचिए आप, क्यों नहीं आरोप लगेगा जब धनंजय सिंह का नाम आएगा, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? कितने सवाल पूछे इनकी सरकार ने धनंजय सिंह से, और क्यों नहीं पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जब उनका नाम आया और दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर बड़ा बड़ा छपा कि इस कारोबार से जुड़े लोग, जहर के कारोबार से जुड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़े हुए था। तो क्यों नहीं पूछताछ हुई? क्यों नहीं पुलिस ने उनको नोटिस जारी किया? क्यों नहीं धनंजय सिंह को पुलिस ने अरेस्ट किया? क्या सरकार खुलासा करेगी? आप बात करते हैं और दुबई से लाने की, आज 10 साल में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी नहीं ला पाए। 10 साल में आप ललित मोदी, विजय माल्या को नहीं ला पाए। क्या बात करती सरकार? सरकार अपने अंडर लोगों से घोटाला, भ्रष्टाचार करती है, उनसे पैसा कमाती है, और जब वो फंस जाते हैं तो उनको विदेश भगा देती है। राघवेंद्र जी, जिम्मेदारी बड़ी है सरकार के कंधों पर कि सौरभ जायसवाल और उससे जुड़े जो तमाम बड़े नाम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्त में किया जाए। कहीं ये ना हो कि बैकलैश झेलना पड़े, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव भी है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि भाई बीजेपी सरकारों पर कार्रवाई करे। ठीक, और राघवेंद्र जी अब इसका जवाब देंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी जाहिर सी बात है योगी सरकार के कंधों पर। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है राघवेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज पहले। हाँ ठीक है, दो के बोले जी। मोनिका जी, देखिए, इस विषय को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं अपने हाथों से देख रहे हैं, स्वयं उनकी नजर बनी हुई है, उनके बयान आ रहे हैं, और निश्चित रूप से मानिए कोई भी अपराधी इस विषय को लेकर, चाहे जिस देश में हो, हमारी सरकार जो है पूरे प्राणपण से उसको लगेगी, उसको देश में उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा, और उसको जो भी संवैधानिक दायरे में उसको दंड दिया जा सकेगा वो दिया जाएगा। हम लोग साझेदार नहीं होते अपराध को लेकर के। समाजवादी पार्टी के, मैं एक सेकंड उदाहरण दे दूं, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं, मुख्यमंत्री उसमें साझेदार हुआ करते थे। भाई, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करते हैं, लेकिन कोडिंग युक्त कफ सिरप कोई प्रतिबंधित थोड़ी ना, जितेंद्र जी जैसे गाना गा रहे हैं, जहर है जहर है, मान्यवर वो हर दफा में पाया जाता है। चूक यही हो गई, अगर वो प्रतिबंधित न होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नजर में आ जाता है। लेकिन अगर आप फेंसिडिल लेने जाते हैं तो मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कोई भी ऐसी दवा होती है, 90% खांसी की दवा में वो मिलता है। तो ये जो है, जब इसकी स्मगलिंग की बात सामने आई, तस्करी की बात सामने आई, सरकार के कान खड़े हुए, हम लोग इसको सरकार की तरफ से बार बार भरोसा दिलाया जा रहा है कि जल्द से जल्द 1 से 1.5 महीने में ही, बल्कि लगभग सौरभ जायसवाल तक सरकार के हाथ पहुंच जाएंगे, शासन प्रशासन के हाथ पहुंच जाएंगे, और जल्द ही वो गिरफ्त में होगा, और जो असली मास्टरमाइंड है वो भी, और इससे जुड़े और भी तमाम नाम है, एक एक कर सबके खुलासे होंगे। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर सवाल जिंदगियों का है, यही एक बड़ी वजह है कि जिंदगियों को बचाना है, और उन जिंदगियों को जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उन्हें न्याय दिलवाना है, तो फिर जल्द से जल्द असली जो दोषी हैं उन तक सरकार के हाथ पहुंचे। सौरभ जायसवाल की गिरफ्तारी का यहाँ पर जल्द ही दावा किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, देखना ना भूलें बियॉन्ड हेडलाइंस।